guys, very warm welcome to our Predkar Academy. I am your English educator संजय सिंह। तो बच्चों, आपका हमारे प्रेडकर एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। लास्ट डे हमने आपको रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस के बारे में बताया था। आज उसी पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो हमने लिखे हैं स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सारे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं। आइए तो हम आज इन क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला सेंटेंस है आपका, राहुल नॉट डिड हार्ड वर्क फेल्ड सो। ये सेंटेंस है, इसको हमको रीऑर्डरिंग करना है, यानी सही क्रम में शब्दों को रखना है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था रीऑर्डरिंग करते समय हमको पहचानना होता है सब्जेक्ट पहचानते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले पहचानते हैं किसके बारे में बात की जा रही है। बात हो रही है राहुल के बारे में, तो राहुल हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले लिख देंगे हम लोग राहुल को, तो राहुल लिख दिया। उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब की बात करते हैं हम लोग। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कौन सी हो सकती है, तो आपको दिख रहा है डिड, जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। तो हम यहां पर रखेंगे डिड को, राहुल डिड। उसके बाद हार्ड वर्क, लेकिन उसके पहले आपको दिख रहा होगा नॉट। तो नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में रखा जाता है। तो राहुल डिड नॉट वर्क हार्ड, राहुल डिड नॉट वर्क हार्ड, राहुल ने कठिन परिश्रम नहीं किया। उसके बाद सो, इसलिए ही फेल, वह फेल हो गया। तो ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। ये हमारा पहला सेंटेंस है, राहुल डिड नॉट वर्क हार्ड। और यहाँ पर सो जो है ये एक कंजक्शन है, ये दोनों वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो कंजक्शन के तुरंत बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट हमारा ही है, यहाँ पर ही राहुल ही है, क्योंकि राहुल के बारे में आगे भी बात हो रही थी, तो मैंने ही को रख दिया, फिर आपका वर्ब आ गया। पहला सेंटेंस हो गया, राहुल डिड नॉट वर्क हार्ड सो ही फेल्ड, राहुल ने कठिन परिश्रम नहीं किया इसलिए वह फेल हो गया। दूसरा सेंटेंस है, इन इवनिंग प्ले फुटबॉल विदा। अब इस सेंटेंस को रीऑर्डरिंग करना है, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पहचानना होगा। सब्जेक्ट कौन है, किसके बारे में बात हो रही है। इन इवनिंग ये तो सब्जेक्ट हो नहीं सकता, प्ले आपका वर्ब होता है, फुटबॉल भी आपका यहाँ पर फुटबॉल खेलने की बात हो रही है, तो फुटबॉल तो सब्जेक्ट हो नहीं सकता। फुटबॉल कौन खेल रहा है, वी, हम। तो वी को हम लोग सबसे पहले रखेंगे सब्जेक्ट की जगह। ध्यान देंगे, सब्जेक्ट आपका नाउन या कोई प्रोनाउन हो सकता है। तो फुटबॉल वैसे है तो नाउन, लेकिन यहाँ पर फुटबॉल खेलने की बात हो रही है, तो फुटबॉल यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। तो सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा वी, सब्जेक्ट हो गया। फिर रखेंगे वर्ब, प्ले की बात हो रही है, तो वी प्ले, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, हम खेलते हैं, क्या खेलते हैं, फुटबॉल, वी प्ले फुटबॉल। फिर आगे लिखा है इन इवनिंग, कब खेलते हैं, शाम को, इन द इवनिंग, वी प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। ये दूसरा सेंटेंस हो जाएगा। फिर आ जाते हैं अपने तीसरे सेंटेंस पे। तीसरा सेंटेंस है, दे ग्रेट रिस्पेक्ट देयर शुड फॉर एल्डर्स हैव। इस सेंटेंस को रीऑर्डरिंग करना है, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पहचानना होगा। इसमें बात क्या हो रही है, लगभग अगर थोड़ा सा हम ऐसे ही अर्थ निकालें हिंदी में, क्योंकि जब हम रीऑर्डरिंग करते हैं तो सेंटेंस में थोड़ा सा हिंदी अर्थ अगर निकाल के करेंगे तो ज्यादा अच्छा से कर सकते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि हमें अपने से बड़ों के लिए अपने मन में सम्मान रखना चाहिए, यानी कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए। दे लिखा है, दे आपका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हो गया। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, तो इसमें आपको दिख रहा होगा रिस्पेक्ट मीन सम्मान करना, ये आपकी मेन वर्ब है। और यहाँ पर शुड दिख रहा होगा, ये एक हेल्पिंग वर्ब है। तो पहले हम लोग लिखेंगे शुड को, दे शुड। अब इसमें एक वर्ड और भी है, हैव। तो शुड हैव यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य करेगा, उन्हें दे शुड हैव रिस्पेक्ट, दे शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर
देयर एल्डर्स, उन्हें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, या उन्हें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। आपका सेंटेंस हो गया। फिर अगला वाक्य देखते हैं अपना, वाक्य नंबर 4। द क्राउ क्लेवर इज अ वेरी बर्ड। द क्रो है, क्राउ नहीं है। द क्रो क्लेवर इज अ वेरी बर्ड, यानी क्रो मीन होता है कौवा। तो कौवा के बारे में बात हो रही है कि कौवा जो है बहुत चतुर पक्षी है। तो कौन चतुर है? कौवा। तो सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा कौवा, यानी तो क्रो। क्रो को रख देंगे। हमने आपको बताया था कि जो आर्टिकल होते हैं हमारे, वो सब्जेक्ट से पहले लगाया जाता है, नाउन से पहले आर्टिकल लगाते हैं। तो यहां पर द कर देंगे, द क्रो। तो ये वाला सी स्मॉल में हो जाएगा, द क्रो। फिर वर्ब इज अ वेरी क्लेवर बर्ड, कौवा एक बहुत चतुर पक्षी है। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ये आपका पूरा कॉम्प्लीमेंट की तरह कार्य कर रहा है। 5वां वाक्य है हमारा, माई टाट स्विमिंग मी फादर। माई टाट स्विमिंग मी फादर, अर्थात इसमें बात हो रही है स्विमिंग करने की, यानी कि तैरने की। तो यहां पर थोड़ा सा अगर हिंदी अर्थ निकालें तो बात हो रही है कि मेरे पिता ने मुझे स्विमिंग सिखाया। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है? किसने सिखाया? मेरे पिता ने। माई फादर, कार्य किसने किया? पिता ने। तो माई फादर क्या किया? टॉट, सिखाया। माई फादर टॉट, किसे सिखाया? मुझे सिखाया। और क्या सिखाया? स्विमिंग। तो माई फादर टॉट मी स्विमिंग। इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से समझेंगे आप लोग, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट हमारा माई फादर हो गया, वर्ब आपकी टॉट हो गई, इसमें डबल ऑब्जेक्ट है, मी भी है और स्विमिंग भी है। स्विमिंग देखने में वर्ब की तरह लग रहा है क्योंकि B1 में आईएनजी लगा है, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। लेकिन यहाँ पर ये वर्ब की तरह कार्य नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये एक नाउन की तरह कार्य कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। इसे ही हम लोग बोलते हैं जिरन, यानी कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं और वो वर्ब की तरह कार्य ना करके नाउन की तरह कार्य करे, या तो सब्जेक्ट के स्थान पे आए या तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे आए, तो उसे हम लोग बोलते हैं जिरन। तो यहाँ पर ये आपका जिरन हो गया। माई फादर टॉट मी स्विमिंग, मेरे पिता ने मुझे स्विमिंग सिखाया। अब इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं आपके, एक है आपका मी और एक है स्विमिंग। तो अंग्रेजी में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दोनों में अंतर क्या है? जो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हमेशा लिविंग थिंग के लिए आता है। कोई सजीव व्यक्ति, लिविंग थिंग में सजीव व्यक्ति आ जाता है, यानी सजीव प्राणी। और जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ये आपका आता है नॉन लिविंग थिंग के लिए, अर्थात निर्जीव वस्तुओं के लिए। जैसे अब इसमें मी एक पर्सन है, यानी मुझे सिखाया, तो मेरे अंदर जीवन है, तो मैं हो गया यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये आपका नॉन लिविंग है, तो ये आपका हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अंग्रेजी में पहले लिखते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को और फिर लिखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। अगर चाहें तो इन दोनों को रिप्लेस भी कर सकते हैं, अगर यहाँ पे इसको चेंज करना चाहें सेंटेंस को। फिलहाल यहाँ पर टू लगा के नहीं दिया गया था, लेकिन जब हम रिप्लेस करना चाहें तो ऐसे किया जा सकता है, माई फादर टॉट स्विमिंग टू मी। ये सेंटेंस इस तरह से भी लिखा जा सकता है, लेकिन इसमें अंतर क्या हो गया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ला दिए और इनडायरेक्ट को बाद में। तो अंग्रेजी में हमेशा पहले इनडायरेक्ट को लिखते हैं फिर डायरेक्ट को लिखते हैं, लेकिन अगर हम लोग चाहें तो चेंज कर सकते हैं। तो आप लोग एक नियम याद रखेंगे, सब्जेक्ट और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, या अगर मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब दोनों है तो मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब। और उसके बाद जब ऑब्जेक्ट आता है और दोनों ऑब्जेक्ट साथ में आए तो पहले लिखेंगे
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जिसमें किसी पर्सन की बात होगी, और फिर उसके बाद लिखेंगे हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जिसमें किसी वस्तु की बात होगी जिसमें जीवन ना पाया जाए। ठीक, पहला कॉन्सेप्ट ये होता है, हमेशा ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन अगर इन्हें चेंज करना चाहें तो हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। डायरेक्ट की जगह इनडायरेक्ट कर देते हैं और इनडायरेक्ट की जगह डायरेक्ट कर देते हैं, लेकिन उनके बीच में फिर प्रीपोजिशन टू या फॉर का यूज करना होता है। तो अगर दूसरा कॉन्सेप्ट अगर हम लोग लिखें तो यहाँ पर इतना कर देना है, इसमें चेंज कर देंगे, इधर डायरेक्ट कर देंगे और फिर बीच में यहाँ पर प्रीपोजिशन, यहाँ पर बीच में प्रीपोजिशन लगा देते हैं हम लोग, और उसके बाद फिर यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। प्रीपोजिशन टू भी आ सकता है, फॉर भी आ सकता है, जैसे मैंने यहाँ पर टू लगाया है। ठीक, तो ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब हम लोग अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है अपना नेवर हार्ड गोज वेस्ट वर्क। नेवर हार्ड गोज वेस्ट वर्क, अर्थात इसमें हार्ड वर्क मतलब कठिन परिश्रम की बात हो रही है कि कठिन परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। अगर आप लोग अच्छे से मेहनत करके बोर्ड एग्जामिनेशन में जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपके अच्छे ही मार्क्स आएंगे। तो किसकी बात हो रही है, क्या बर्बाद नहीं जाता है, कठिन परिश्रम। तो कठिन परिश्रम हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो लिखेंगे हार्ड वर्क। हार्ड वर्क, फिर वर्ब लगाना है, तो वर्ब कौन सी है, गोज। लेकिन उससे पहले आपको मैंने बताया है कि नॉट आए या नेवर आए तो वर्ब के पहले लिख देते हैं। तो हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट, ये आपका छठा सेंटेंस हो जाएगा। अब आखिरी सेंटेंस है आपका 5 for days medicine this take regularly। 5 for days medicine this take regularly, अर्थात इसमें दवाएं खाने की बात हो रही है कि दवा खाना चाहिए, दवा लेना चाहिए। कितने दिनों की बात हो रही है, 5 दिन ना। तो दिस मेडिसिन टेक रेगुलरली फॉर 5 days, ये सेंटेंस आपका बन जाएगा। तो इस सेंटेंस को हम लोग इधर ही कर लेते हैं। इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें सेंटेंस हमारा इंपरेटिव की तरह बनेगा, क्योंकि इसमें जैसे मान लीजिए हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको कहता है कि इन दवाओं को 5 दिनों तक खाना। तो डॉक्टर क्या कर रहा है, आपको सलाह दे रहा है, यानी कि सलाह देगा तो कहीं ना कहीं इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। उस दिन मैंने आपको बताया था कि जब भी हम इंपरेटिव सेंटेंस लिखते हैं तो सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर वर्ब कौन सी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक ही वर्ब है इस सेंटेंस में, टेक। सबसे पहले लिखेंगे टेक। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, किसकी बात हो रही है, मेडिसिन की। तो टेक दिस मेडिसिन, टेक दिस मेडिसिन 5 days, 5 days रेगुलरली। रेगुलरली आपका लास्ट में आ जाएगा। तो इस दवा को 5 दिन तक नियमित लेना है। तो इस तरह से आपके ये 7 सेंटेंस हुए रिऑर्डरिंग में। आइए हम 2-3 सेंटेंस और देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट है, आप लोग इन पर ध्यान दीजिए। मैंने 5 सेंटेंस और लिए हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार पूछे जा चुके हैं। आइए इनको भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो 8वां सेंटेंस है आपका मंडे टू संडे फ्रॉम आउट ऑन आ टूर वाज ही। अब इस सेंटेंस को रिऑर्डरिंग करना है। तो सबसे पहला काम है आपको सब्जेक्ट पहचानना। इसमें सब्जेक्ट हमारा कौन है, सब्जेक्ट हमारा नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। तो इसमें नाउन या प्रोनाउन कौन है, ही है। मुझे संडे और मंडे भी दिनों के नाम है, नाउन है, लेकिन यहाँ पर कार्य कौन कर रहा है, तो देखा जाए तो वह, ही, यही कार्य कर रहा है। यहाँ पर बात हो रही है टूर पर जाने की, अर्थात वह संडे से मंडे टूर पर था। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट को ही, सब्जेक्ट लिखा। फिर आपको वर्ब लिखनी है, वर्ब कौन सी है आपकी, वाज, ही वाज। कहां था, टूर पर, ही वाज ऑन अ टूर, ही वाज ऑन अ टूर
फ्रॉम संडे टू मंडे, फ्रॉम संडे इधर हो जाएगा आपका संडे टू मंडे, ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। ध्यान रखेंगे दिनों के नाम टुडे, यस्टरडे, इस तरह का कुछ भी आए, संडे टू मंडे, इन चीजों को हम लास्ट में ही लिखते हैं। ये आपका सेंटेंस 8वां कंप्लीट। अब आ जाएंगे सेंटेंस नंबर 9 पे। सेंटेंस नंबर 9 है द सर्वेंट फूड फॉर कुक्स अस, द सर्वेंट फूड फॉर कुक्स अस, अर्थात इसमें नौकर की बात हो रही है कि नौकर खाना बनाता है। तो द सर्वेंट फूड फॉर कुक्स अस, नौकर हमारे लिए खाना बनाता है। तो खाना बनाने का काम कौन कर रहा है? नौकर। तो सबसे पहले सर्वेंट, लेकिन उससे पहले आपको दिख रहा है आर्टिकल द, तो नाउन है, नाउन से पहले हम लोग आर्टिकल द लगा देते हैं। द सर्वेंट, फिर वर्ब कुक्स, खाना बनाता है, फॉर द सर्वेंट कुक्स फूड फॉर अस, नौकर हमारे लिए खाना बनाता है। इसमें भी आपके डबल ऑब्जेक्ट हैं, अभी हमने आपको पढ़ाया था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट। तो ये जो है आपका फूड, ये आपका डायरेक्ट है और अस इनडायरेक्ट है, क्योंकि अस का मतलब हमारे लिए, हम, हमें। तो ये पर्सन की बात कर रहा है, तो पर्सन होता है आपका सजीव, तो उसे मानते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और फूड, खाना, खाना एक नॉन लिविंग थिंग माना जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसे खाना खा के भी जीवित रहते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में डिवाइड करेंगे, तो इसे हम लोग मानेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी भी मैंने बताया आपको कि वैसे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाता है, लेकिन अगर हम लोग चाहें तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी पहले लिख सकते हैं, तो बीच में प्रीपोजिशन टू और फॉर का यूज करते हैं। ठीक, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो इसी क्रम में लिखे जा सकते हैं। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूं कि अस को पहले लिख दूं और फूड को बाद में, तो नहीं हो पाएगा, ये सेंटेंस चेंज ही नहीं हो सकता, ये इसी तरह से लिखा जा सकता है। फिर अगला सेंटेंस देखते हैं। जैसे एक सेंटेंस में एग्जांपल ले लूं, ही गेव अ बुक टू मी। इस सेंटेंस को हम दो तरह से लिख सकते हैं, इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ही गेव मी अ बुक। इसको तो आप चेंज कर सकते हो, अभी इसमें डायरेक्ट पहले लिखा था, इनडायरेक्ट बाद में लिखा था, बीच में प्रीपोजिशन आ गया, सेम वही सेंटेंस यहां भी लिखा है, लेकिन हमने इसको चेंज भी कर लिया। लेकिन इसको नहीं चेंज कर सकते हो, इसको चेंज करने पर अर्थ गलत हो जाएगा। तो ये सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं आपका अगला सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 10। एडवाइज्ड ही ब्रदर हिज टेक टू केयर हिज हेल्थ ऑफ, अर्थात यहाँ पर किसी की सेहत की बात हो रही है कि सेहत के लिए सलाह दी जा रही है। तो कौन दे रहा है, किसको दे रहा है, बस इतना देख लीजिए। पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आपका कौन होगा यहाँ पर? एडवाइज्ड ही ब्रदर हिज टेक टू केयर हिज हेल्थ ऑफ। तो ये हमको दिख गया आपका प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन पहचानना है, तो ही आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। ही सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब पे आ जाएंगे। वर्ब क्या है? एडवाइज्ड। ही एडवाइज्ड, उसने सलाह दी। किसे सलाह दी? ही एडवाइज्ड हिज ब्रदर, ही एडवाइज्ड हिज ब्रदर, किस लिए सलाह दी? हेल्थ की केयर करने के लिए, टू टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। इस तरह से आपका सेंटेंस बन जाएगा। इसमें आपका एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे केयर, केयर के साथ हमेशा आप प्रीपोजिशन आता है, ध्यान रखेंगे। प्रीपोजिशन आपके बोर्ड में क्वेश्चन प्रीपोजिशन से भी आएगा, तो केयर के साथ आप प्रीपोजिशन आता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे यहां से। तो इस तरह से ये सेंटेंस बन जाएगा। उसने अपने भाई को सलाह दी कि वो अपनी हेल्थ की केयर रखे। टू टेक, यहाँ पर टू टेक का अर्थ हो जाएगा हेल्थ की केयर के लिए। टू टेक का मतलब के लिए, ठीक है, यानी अर्थ में आएगा हेल्थ की केयर करने के लिए सलाह दी। अगला सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 11। द मॉर्निंग गुड टू अर्ली इट इज गेट अप इन। द मॉर्निंग गुड
टू अर्ली इट इज गेट ऑफ इन। सेंटेंस बहुत अटपटा सा है, लेकिन पहले हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे इसको हिंदी में जानने का। बात क्या हो सकती है, शायद देखने से लग रहा है कि सुबह उठने की बात हो रही है, कि सुबह जल्दी उठना अच्छा होता है। तो क्या अच्छा होता है, सुबह जल्दी उठना। तो जल्दी उठने के लिए क्या लिखेंगे, सुबह जल्दी उठना। तो टू गेट अप अर्ली, टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग इज गुड। अर्थात सुबह जल्दी उठना अच्छा होता है। तो टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट है। इज आपका यहां पर वर्ब हो जाएगा, और ये आपका यहां पर एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी ये इन द मॉर्निंग आपका एडजेक्टिव फ्रेज है यहाँ पर, और टू गेट अप ये आपका, वैसे तो गेट अप वर्ब है, लेकिन जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देते हैं और वो सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाए, अर्थात नाउन की तरह कार्य करने लगे, तो इन्फिनिटिव हो जाता है, फिर वो नाउन बन जाता है। तो यहाँ पर टू गेट अप अर्ली यानी कि सुबह जल्दी उठना, ये वर्ब की तरह कार्य ना करके सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, कि सुबह जल्दी उठना अच्छा होता है। सेंटेंस नंबर 12 देखते हैं। गेव हिज द फादर पुअर मैन 500 ट्रीटमेंट रुपीज फॉर। तो अर्थात एक व्यक्ति ने अपने पिताजी को ट्रीटमेंट के लिए 500 रुपए दिए। तो किसने पैसे दिए, व्यक्ति ने। क्या हो जाएगा, द मैन। इसे यहां पर अगर आर्टिकल ना लगता तो क्या ये सेंटेंस सही हो सकता था, सही तो हो सकता था, लेकिन अगर व्यक्ति है अपने पिताजी को दे रहा है, तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे को जानते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर आर्टिकल द जरूर लगाएंगे। द मैन गेव, व्यक्ति ने दिया, किसे, हिज फादर। द मैन गेव हिज फादर, क्या दिया, 500 रुपए, 500 रुपीज। किस लिए दिया, इलाज के लिए, फॉर ट्रीटमेंट। तो ये आपका बन जाएगा द मैन गेव हिज फादर फॉर, द मैन गेव हिज फादर 500 रुपीज। यहां पर 5 होगा, फॉर लिख दिए गलती से, 500 रुपीज फॉर ट्रीटमेंट। तो इस तरह से आज हमने लगभग 12 सेंटेंस किए रीऑर्डरिंग के। तो इसी तरह से और भी प्रैक्टिस करेंगे हम अगले दिन। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, समय हम लोगों के पास बहुत कम है, तो हम लोग ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। अब अगले दिन हम आपको रीऑर्डरिंग में कुछ सेंटेंस और कराएंगे, फिर अगले टॉपिक की ओर आपको ले चलेंगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। और हमारे चैनल को आप लोग डे बाय डे लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।